जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल। आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड समसामयिकी से लेकर के चर्चा करने वाला हूँ। और समसामयिकी पर जो हमारी चर्चा चल रही है, ये इससे पहले अर्थात 2023 के अंतर्गत जो वर्ष भर जो घटनाएं घटित हुई उत्तराखंड के समसामयिकी के संबंध में और परीक्षाओं के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको लेकर के मैं चर्चा करने वाला हूँ। और यह पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी होने वाली जो उत्तराखंड की परीक्षाएं हैं, जैसे आबकारी विभाग, उत्तराखंड एसआई, या ऐसे परीक्षाएं जो आने वाले समय में, जैसे उत्तराखंड पीसीएस है या उत्तराखंड लोअर पीसीएस है या आपका एआरओ आरओ, इन जैसी परीक्षाएं हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की समस्त होने वाली जो परीक्षाएं हैं, और उसमें समसामयिकी का भाग आजकल तो देख ही रहे हैं, हर परीक्षा में शामिल है। तो उनके संबंध में यह जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड समसामयिकी। तो आज मैं इस क्लास के माध्यम से आपको, पहली क्लास के माध्यम से, इसके संबंध में चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा, और किस तरह से समसामयिकी पढ़ें और किस तरह से तैयार करें, मैं इसके संबंध में भी आपसे चर्चा करूंगा। इन पॉइंट्सों को आप अपने ध्यान में रखें, पढ़ते समय इसको फॉलो करें, और परीक्षाओं के लिए जो उत्तराखंड समसामयिकी है वो एक विशेष महत्व रखता है, एक स्थान रखता है आपको नंबर दिलाने के लिए। तो उसके लिए भी आप लगातार विधिवत तैयारी करते रहें। एट अ ग्लांस चीज़ों को तभी लिया जा सकता है जब आपकी अच्छी तैयारी होगी। अगर आप अच्छी तैयारी के भाग से नहीं चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, तो एट अ ग्लांस चीज़ों को जब लेने का प्रयास करेंगे तो उस समय आपको वो रटने का प्रयास होगा और वो कहीं ना कहीं आप में मजबूती देने का काम नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये कहना है कि समय से रह करके आप चीज़ों को सीखें, समझें और जानें। और सभी परीक्षाओं के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड आपका समसामयिकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज इसकी पहली क्लास के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें प्रेषित करता हूँ। जो बताऊंगा, जो पढ़ाऊंगा, उसके नोट्स आप लोग साथ में किसी कॉपी को लेकर के आप बनाते जाएं। जितनी भी बातें इसमें होंगी वो सब महत्वपूर्ण होंगी। मैं कोई ऐसी बात नहीं इसमें रखूंगा या कोई ऐसा पॉइंट नहीं रखूंगा जिनका संबंध मुझे परीक्षाओं से नहीं लगता है। तो उन बातों पर मेरी चर्चा रहेगी, उनको आप गंभीरता से सुने, समझें और जानने का प्रयास करें। हम उत्तराखंड समसामयिकी को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, उसके उसको एक बार समझने का प्रयास करना, ठीक है? जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भाई उत्तराखंड या किसी भी समसामयिकी को पढ़ने का तरीका क्या है, किसी भी आपका जो समसामयिक उत्तराखंड जो आपका समसामयिकी है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, तो इसको कैसे पढ़ा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट विषय है कि उत्तराखंड समसामयिकी को कैसे पढ़ा जाए। तो इसको पढ़ने का सबसे पहला तरीका यह है कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं या जिसके बारे में कोई चीज बताई गई है, अगर उसकी कोई डेट है, कोई दिनांक है, कोई तिथि बता रखी है, तो आप उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले इंडिकेट करें। इसी के साथ साथ उस डेट के साथ ये देखें कि ये घटना जो है पर्टिकुलर किस क्षेत्र या स्थान से संबंधित है, या किस स्थान पर ये घटना घटित हुई है, उस स्थान को आप साइड कर लें। इसी प्रकार से इसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया, उद्घाटन को समझ लें, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। इसी प्रकार से जो घटना है, उस घटना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पर फोकस करें। इसी प्रकार से उस घटना का महत्व क्या है, महत्व पर फोकस करें। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या उद्देश्य है, उस पर फोकस करें। तो डेट क्या है, स्थान क्या है, उद्घाटन कब हुआ, उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है। इसी प्रकार से कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, अगर उसमें बन रहे हैं, कुछ बुलेट आपका पॉइंट्स अगर बन रहे हैं, तो आप उनको भी, बुलेट पॉइंट को भी तैयार करें, बुलेट पॉइंट को भी क्या करें, तैयार करें। तो किसी भी समसामयिकी को या किसी भी आपका घटना को पढ़ने से पहले, घटना को पढ़ने से पहले इन चीजों पर आपकी बारीकी नजर होनी चाहिए। घटना, डेट पर, स्थान पर, उद्घाटन पर, उद्देश्य पर, महत्व पर, बुलेट पॉइंट्स पर। अब किसी में आपको डेट अगर इंपॉर्टेंट नहीं लगती है या नहीं दी गई है तो उसे छोड़ दीजिए। किसी में अगर किसी का महत्व नहीं दिया गया है तो उसे छोड़ दीजिए। जो दिया गया है उस पॉइंट्स को आप फोकस करें और पढ़ने का प्रयास करें। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि हमें जो समसामयिक की घटनाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है,
चाहे वो उत्तराखंड के संबंध में है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे तैयार करना चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों को समझाते हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आइए, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट दिया है दीपावली आजीविका मेला। अब इसमें दीपावली आजीविका जो मेला है, इसके संबंध में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो दीपावली आजीविका मेला के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें ये पॉइंट है कि भाई ये किस स्थान पर हुआ। दीपावली आजीविका मेला जो है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है, कहाँ पर ये बनाया गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि दीपावली आजीविका मेला जो है दीपावली के समय नई टिहरी में मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो स्थानीय उत्पाद हैं, जो स्थानीय आपका उत्पाद है, उनके लिए विपणन के लिए, विपणन माने क्या होता है, व्यापार, विपणन माने क्या होता है, व्यापार, तो व्यापार के लिए बाजार उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य हो गया। और साथ ही साथ में महिलाओं की, जो यहां महिलाएं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। अब इसमें इस मेले की थीम को अगर हम उद्देश्य को पकड़ना चाहें, तो हमें यह पता चलता है कि स्थानीय उत्पाद जो महिलाओं के द्वारा बनाया जा रहा है, उनके द्वारा उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, लोगों को एक व्यापार मिले, जगह मिले, और जो लोग उस मेले में आ रहे हैं, उन लोगों को इस जो स्थानीय उत्पाद हैं उनके बारे में उनको पता चले। तो ये इस मेले का मुख्य उद्देश्य था। और ये दीपावली आजीविका मेला कहाँ मनाया गया, नई टिहरी में मनाया गया, उत्तराखंड में। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बनता हुआ जो मुझे दिख रहा है, वो नई टिहरी वाला पॉइंट बन रहा है, उसे ध्यान में रखेंगे कि दीपावली आजीविका मेला कहाँ मनाया गया, नई टिहरी में मनाया गया। इसको आप साथ ही साथ में लिखते भी रहें, इसी तरीके से जिस तरह का ये चार्ट दिख रहा है, दीपावली आजीविका मेला हेडिंग डालें, नई टिहरी, उद्देश्य जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको भी साथ में इंडिकेट करें। ठीक है, बुलेट पॉइंट के रूप में तैयार कर लें। दूसरा इसमें पॉइंट खोजते हैं, जोलजीबी मेला। जोलजीबी मेला आप सबको जान पता होगा कि जोलजीबी मेला की जो शुरुआत है वो कब से हुई। तो इसमें हम बात करते हैं कि जोलजीबी जो मेला है, ये अस्कोट वंश, एक वंश था इतिहास में जिसे हम अस्कोट वंश बोलते हैं। अस्कोट वंश के द्वारा 1914 में, 1914 में इसकी शुरुआत की गई। 1914 में, आपको थोड़ा सा इतिहास की भी जानकारी अगर होती है, मिलती है, तो उसको भी इकट्ठा कर लेना चाहिए कि जोलजीबी जो मेला की शुरुआत है वो अस्कोट वंश के द्वारा 1914 ईस्वी में शुरुआत की गई। उस समय एक पाल शासक थे, पाल राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था गजेंद्र बहादुर पाल, जिनका नाम था गजेंद्र, गजेंद्र बहादुर आपका पाल। तो गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो मैंने थोड़ा सा इसके इतिहास पर एक फोकस कर दिया, जिससे आप ये भी समझने का प्रयास करें। मैंने कहा कि जोलजीबी में जो मेला है, इस जोलजीबी मेला का जो शुरुआत की है, इसका इतिहास ये कहता है कि अस्कोट जो वंश है, इसके द्वारा 1914 में शुरुआत की गई। और उस समय पाल राजा गजेंद्र बहादुर पाल थे, उन्होंने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। अब अभी वर्तमान के लिए क्या इंपोर्टेंट है उसको देखते हैं। तो सीधी सी बात है, जोलजीबी मेला की शुरुआत जो है 14 नवंबर को, 14 नवंबर से मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या कहते हैं, आयोजित किया जाता है। काली और गोरी नदी के संगम पर 110 पुराने जोलजीबी मेले का शुभारंभ धामी जी ने जाकर के राजकीय मेले के रूप में इसका शुरुआत करी। तो काली और गोरी नदी, आप सब जानते हो पिथौरागढ़ के क्षेत्र से, सुदूर क्षेत्र से निकलने वाली काली और जो गोरी नदी है, उसके संगम पर जो स्थान पड़ता है, अर्थात ये काली नदी आई और ये गोरी नदी आई, दोनों का जो संगम स्थान है वो जोलजीबी नामक स्थान के रूप में जाना जाता है। जो पिथौरागढ़ से और धारचूला के बीच में स्थान पड़ता है, वो जोलजीबी क्षेत्र। तो उस जोलजीबी क्षेत्र में काली और गोरी नदी के संगम पर 110 पुराने इस जोलजीबी मेले का शुभारंभ किया गया। यह मेला पहले से ही अगर देखा जाए तो भारत, नेपाल और तिब्बत के मध्य सौहार्द के रूप में, व्यापार के रूप में, सांस्कृतिक व परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए क्या कहते हैं, जाना जाता है। तो इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई। और कहीं ना कहीं फिर से इस महत्व को पूरा किया जा सके और इस मेले का जो विशेष उद्देश्य है वो पूरा हो, उसको लेकर के इसकी शुरुआत की गई। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है कि जोलजीबी मेला की शुरुआत या जोलजीबी मेला का जो इतिहास है वो क्या है, तो मैंने वो भी समझाया। मैंने ये बताया कि कब मनाया जाता है, 14 नवंबर से मनाया जाता है। ये लगभग एक सप्ताह के पखवाड़े के रूप में चलता है। साथ ही साथ में काली गोरी नदी के संगम पर है। 110 पुराने, कई बार प्रश्न भी उत्तराखंड की परीक्षाओं में आता है कि काली गोरी नदी के संगम पर कौन सा स्थान है, तो जोलजीबी नामक स्थान है। तो जोलजीबी मेले का शुभारंभ हुआ, उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, इनको भी मैंने आपको समझाया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पुरस्कार सम्मानों के बारे में। पुरस्कार, अगर मैं सम्मान के बारे में बात करता हूं तो क्या कह रहा है कि स्मृति बाल नाटक लेखन पुरस्कार और शंकर लाल स्मृति कुमाऊनी निबंध लेखन पुरस्कार
दो के बारे में कह रहा है, बाल नाटक और निबंध लेखन पुरस्कार। बाल नाटक और निबंध लेखन पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार सम्मान जो है, एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका आयोजन जो है वो आपका पिथौरागढ़ में हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ? पिथौरागढ़ में। ये पॉइंट आप ध्यान में रखें। और बाल नाटक लेखन पुरस्कार और निबंध लेखन पुरस्कार जो है, शंकरलाल स्मृति कुमाऊनी निबंध लेखन पुरस्कार जो है, ये किसको मिला? तो साहित्यकार डॉक्टर हेमचंद्र दुबे को मिला। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया कि ये पुरस्कार किसको मिला, तो आप बोलोगे साहित्यकार डॉक्टर हेमचंद्र दुबे को मिला है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा पुरस्कार है? तो आप ध्यान में रखना, बाल नाटक कुमाऊनी निबंध लेखन पुरस्कार। पूरा नाम भी ध्यान रखें, स्मृति बाल नाटक लेखन पुरस्कार और शंकरलाल स्मृति कुमाऊनी निबंध लेखन पुरस्कार डॉक्टर हेमचंद्र दुबे को मिला। अब हेमचंद्र दुबे का संबंध कहां से है? तो बागेश्वर जिले से है। बागेश्वर जिले के आपका बीडी पांडे परिसर में ये कला संकाय अध्यक्ष के पद पर क्या है? कार्यरत हैं। तो आपके लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कि बागेश्वर जिले से संबंधित बीडी पांडे परिसर में कला संकाय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। इसका आयोजन पिथौरागढ़ में हुआ और ये पुरस्कार डॉक्टर हेमचंद्र दुबे जी को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत तिब्बत सीमा पुलिस का 62वां स्थापना दिवस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का 62वां स्थापना दिवस है, ये कहां मनाया गया? तो आपको डायरेक्ट स्थान ध्यान रखना है कि ये देहरादून में मनाया गया। और इसके लिए जो पॉइंट है कि ये देहरादून में तो मनाया ही गया, इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट कि इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखना है कि मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी इसके मुख्य अतिथि थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा आईटीबीपी के 147 शहीदों पर बनी जो ये फ्लिप बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। फ्लिप बुक, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि फ्लिप बुक का संबंध किससे है? तो आप बोलोगे आईटीबीपी के 147 शहीदों से इसका संबंध है। इसका विमोचन या लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 62वें स्थापना दिवस पर जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए, उन वीरों और उनके परिजनों को इसके अंतर्गत सम्मानित भी किया गया। तो फ्लिप बुक का संबंध किससे है? आईटीबीपी के 147 शहीदों से है। आपका किस इस 62वें स्थापना दिवस, आप इस पर भी फोकस करें कि कौन सा स्थापना दिवस था? 62वां स्थापना दिवस। इसकी यह कौन से स्थान पर हुआ? देहरादून में हुआ। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारी मंत्री श्री अमित शाह जी। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें उपस्थित थे। हमारे उत्तराखंड के गुरमीत सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये सब लोग इसमें समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 8 से 9 दिसंबर को यह आयोजन हुआ और देहरादून में हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 जो है कब हुई? तो 8-9 दिसंबर को हुई, देहरादून में हुई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसकी मुख्य बात यह है कि इनके द्वारा एक सशक्त उत्तराखंड पुस्तक का, सशक्त उत्तराखंड जो पुस्तक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया। इसके साथ ही साथ में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज अर्थात ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयन, ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज, इसका जो लॉन्चिंग भी की गई वो आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य क्या है? शांति से समृद्धि की तरफ बढ़ना इसका उद्देश्य है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तराखंड में कहां हुआ? तो देहरादून में हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे या मुख्य उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। सशक्त उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन किसके अंतर्गत किया गया? ये ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो आप बोलोगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्गत किया गया। इसी के साथ साथ ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज या हाउस ऑफ हिमालयाज की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई? तो आप बोलोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसमें की गई? तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में की गई। प्रश्न किस प्रकार के स्वभाव से पूछेगा, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य शांति से समृद्धि की ओर है। तो ये पॉइंट्स आप अपने क्लियर रखेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक्रो महोत्सव 2023। एक्रो महोत्सव के लिए सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है ये कहां हुआ? तो आपको जगह याद रखनी है, टिहरी जिले में हुआ। टिहरी जिले के प्रतापनगर व कोटी आपका कॉलोनी में ये हुआ। टिहरी जिले के, आपको पहला पॉइंट कि प्रश्न सर कैसा आ सकता है, तो डायरेक्टली पूछेगा एक्रो महोत्सव 2023 का संबंध किससे?
या एग्रो महोत्सव 2023 किस स्थान पर हुआ? तो आप बोलोगे टिहरी जिले में हुआ। प्रतापनगर व कोटी कॉलोनी में, टिहरी जिले के प्रतापनगर व कोटी कॉलोनी में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। 24 से 28 नवंबर 2023 को हुआ। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के तत्वाधान में इसमें देश विदेश के 158 जो पायलट्स हैं उन्होंने भाग लिया था, प्रतिभाग किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ में जो आपका देश विदेश के पायलट हैं उनको कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए प्रेरित करवाना। और इसमें ये जो समिट है ये आपका टिहरी एग्रो फेस्टिवल 2023 के नाम से की गई। तो इसको आप लोग अच्छे से मेंटेन करके पढ़ने का काम करेंगे। नोट्स क्या आएगा, किस तरह का प्रश्न पूछेगा, वो आपके स्वभाव में आना चाहिए, तब आप इसे बड़े आसानी से क्लियर कर लेंगे और इसे पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो जो बुलेट पॉइंट्स मेरे द्वारा आपको दिए जा रहे हैं उनको आप बकायदा कॉपी में लिख करके याद करें और उसे बार बार रिपीट करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस। अगर मैं थोड़ी सी एक बात करता हूं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर, तो हम सब जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड राज्य का जो गठन है वो आपका 9 नवंबर आपका 2000 को हुआ था। आप सब जानते हो कि उत्तराखंड 11वें हिमालय राज्य का, जो हिमालय राज्यों की श्रृंखलाएं हैं, उस हिमालय राज्य की श्रृंखलाओं में 11वें हिमालय राज्य के रूप में इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। 9 नवंबर 2000 को गठन होने के बाद इसका नाम पहले उत्तरांचल था और बाद में इसका नाम परिवर्तित करके जनवरी आपका 2007 में परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। तो इस तरह से अगर मैं 2000 से काउंट करता हूं और 2023 तक देखता हूं तो हमारा उत्तराखंड 23 वर्ष हो चुके हैं हमारे उत्तराखंड राज्य को बने हुए, और अपने बाल्यावस्था से युवावस्था की तरफ हमारा उत्तराखंड बढ़ रहा है। और उसी उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रमुख कुछ जन आपका कल्याण की घोषणाएं की गई। जैसे क्या घोषणाएं की गई, उनके पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ऐसे प्रश्न खासतौर पर पीसीएस जैसी परीक्षाओं में या आपका किसी मेंस में अगर समसामयिक की घटना चक्र का कोई पार्ट बन रहा है तो वहां पर पूछता है, कूट के रूप में प्रश्न पूछ सकता है, तो उनको ध्यान में रखेंगे। राज्य में महिला नीति को शीघ्र लागू करना, राज्य में महिला जो नीति है उसको शीघ्र लागू किया जाए। जो जरूरतमंद परिवार हैं उनके लिए मुख्यमंत्री आपका कन्या सामूहिक विवाह योजना को शुरू करवाया जाए, राज्य में महिला नीति को शीघ्र लागू किया जाए। जो जरूरतमंद परिवार हैं उसमें मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना शुरू की जाए। उत्तराखंड ड्रग फ्री हो और इसके लिए नशा मुक्त ग्राम और नशा मुक्त शहर को बनाने की यह योजना चलाई जा रही है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। तो आप सब जानते हो महिलाओं के लिए भी काम हुआ, बालकों के लिए भी काम करने की बात हो रही है, और साथ ही साथ में उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिए या ड्रग्स फ्री बनाने के लिए भी वर्कआउट किया जा रहा है। उन परिवारों को जो कहीं ना कहीं आपका जिनको जरूरत है, उन परिवारों की कन्याओं को सामूहिक विवाह योजना के द्वारा उनके विवाहों को संपन्न कराना उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री की यह प्रमुख जन कल्याण योजनाओं में से एक है। तो इन पॉइंट्स को, बुलेट पॉइंट्स को आप इंडिकेट रखेंगे, अपने दिमाग में बैठाएंगे और रिपीट करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में राज्य स्थापना दिवस। अगर मैं गैरसैंण को लेकर के, अगर भराड़ीसैंण को लेकर के यह चर्चा करूं कि आखिर इसका इतिहास क्या था और किस तरह से यह बना, तो आप सब जानते हो कि 4 मार्च 2020 को सीएम थे, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इनके द्वारा जो विधानसभा सत्र चल रहा था, उस विधानसभा सत्र के बजट सत्र के दौरान उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाने का आपका बजट सत्र के दौरान प्रस्ताव रखा था। और 4 मार्च 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री सीएम जी के द्वारा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भराड़ीसैंण में राज्य स्थापना किया गया। गैरसैंण जगह है और उसके पर्टिकुलर जगह का एक क्षेत्र है भराड़ीसैंण, वहां पर यह जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसको बनाया गया। और इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 23वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 23वीं वर्षगांठ। तो मैं अभी आपको इससे पहले समझा भी रहा था कि इस समय जो उत्तराखंड है वो अपने युवावस्था में आ चुका है, 23 साल पूरे हो चुके हैं। तो 23वीं जो वर्षगांठ है वो आपका
कहाँ मनाई गई? गैरसैंण भड़ानी में मनाई गई राज्य स्थापना दिवस पर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें धामी जी और जो अन्य विशिष्ट लोग हैं उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। इतिहास क्या है कि कैसे बना? तो 4 मार्च 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आपका विधानसभा में पारित जो बजट सत्र था उसमें इसको रखा और इस तरह से इसको आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बनाया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, उत्तराखंड में बाल दिवस। उत्तराखंड में बाल दिवस का क्या संबंध है? बाल दिवस अगर मैं बात करता हूं तो हमारे देश के प्रथम आपका प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की स्मृति से मनाया जाता है। तो 14 नवंबर 1964 से 14 नवंबर 1964 से इसकी शुरुआत हुई है। तो बुलेट पॉइंट ये कहता है कि आप इसे ध्यान रखें कि बाल दिवस मेला जो है या बाल दिवस जो कार्यक्रम है वो 14 नवंबर 1964 से मनाया जाता है। इस कार्यक्रम पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों उपस्थित थे और उन्होंने बच्चों को उत्साहवर्धन किया, प्रोत्साहन किया। साथ ही साथ में इसमें एक जो पॉइंट आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सैनिक कल्याण मंत्री आपका गणेश जोशी। सैनिक कल्याण मंत्री जो गणेश जोशी हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक हासिल करने वाले कक्षा 9 का छात्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 9 के छात्र आयुष बिष्ट, कक्षा 9 का छात्र जो आयुष बिष्ट है इसको सम्मानित किया। ये आयुष बिष्ट ने कैसे स्वर्ण पदक जीता या कहां स्वर्ण पदक जीता उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तो रांची में आयोजित जो फुटबॉल था, रांची में आयोजित जो फुटबॉल था उसके फाइनल में इसने 8 गोल किए और इसके कारण से उसमें जीत इनको मिली थी। और बाल दिवस के मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस आयुष बिष्ट विद्यार्थी को क्या किया? सम्मानित किया। तो आपके लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, आयुष बिष्ट का संबंध, आयुष बिष्ट को क्या कहते हैं आपका कब सम्मानित किया गया? तो आप बोलोगे उत्तराखंड बाल दिवस के दिन पर सम्मानित किया। किसने किया? सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जी ने किया, गणेश जोशी ने किया। यह आयोजन कहाँ हुआ था? तो रांची में आयोजित हुआ था जिसके फाइनल मैच में उसने 8 गोल किए। तो कक्षा 9 का छात्र है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट क्या था वो आप समझ गए, किस तरह से पढ़ना है उसको आप इंडिकेट करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है आपका रोपवे का निर्माण पुण्यागिरी क्षेत्र में। आप सब जानते हो कि हिमालय की गोद में बसा ये माँ पुण्यागिरी का जो क्षेत्र है एक विशेष शक्तिपीठों में से एक है और ये मान्यता है कि माता सती जब सती हो गई थी तो भगवान शिव जब क्रोधित अवस्था में माता सती को लेकर के जा रहे थे तो आपका इसी क्षेत्र पर माँ सती के नाभि गिरी थी और जिसके कारण से यह शक्तिपीठों में से एक पीठ बना। यह क्षेत्र जो है उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है, टनकपुर पुण्यागिरी स्थान पड़ेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो कहीं ना कहीं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। जनमानस की एक लंबी आस्था इस पुण्यागिरी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। लोग श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ इन क्षेत्रों में आते हैं और साथ ही साथ में जो सरकार है व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए तथा जनमानस को इसके और ज्यादा पर्यटन इससे बढ़े उसको ध्यान में रखते हुए रोपवे का निर्माण करने जा रही है। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं रोपवे निर्माण को सरकार करने जा रही है। तो उत्तराखंड के पुण्यागिरी क्षेत्र में चंपावत जिले में जो पड़ता है वहां पर ये रोपवे बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान लोक व्यापीकरण कार्यशाला। ये कहाँ हुई? आपके लिए डायरेक्टली ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो राजकीय इंटर कॉलेज हवालबाग में हुई। राजकीय इंटर कॉलेज हवालबाग में हुई। तो राजकीय इंटर कॉलेज हवालबाग में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों में अल्मोड़ा में पड़ेगा ये राजकीय इंटर कॉलेज हवालबाग। 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों में आपका विज्ञान के प्रति ज्ञानार्जन को बढ़ाना। और इसमें जो आप देख भी रहे हैं जो चित्र के माध्यम से हमें दिख रहा है कि विद्यार्थी बैठे पड़े और कहीं ना कहीं विज्ञान को समझने में या विज्ञान के ज्ञानार्जन के संबंध में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो राजकीय इंटर कॉलेज हवालबाग में आपका विज्ञान लोक व्यापीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आइए हम एक मेले के बारे में पढ़ते हैं, गोचर मेला। गोचर मेला आप सब जानते हो, मेला जो है लोगों में आपसी समन्वय साथ ही साथ में संस्कृति इसको बढ़ावा देने के काम करते हैं। तो गोचर मेले का हम एक बार इतिहास समझने का प्रयास करते हैं। तो गोचर मेले का इतिहास यह है कि इसकी जो शुरुआत है, गोचर मेले की जो शुरुआत है वो गोचर मेले की शुरुआत हुई है आपका 1943 से। ये बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में प्रश्न कई बार आ चुका है कि गोचर मेले की शुरुआत कब हुई। तो गोचर मेले की शुरुआत जो है 1943 में हुई और
इसकी शुरुआत होने के पीछे जो मुख्य कारण ये था कि जो हमारा तिब्बत का क्षेत्र है, उस तिब्बत के क्षेत्र से हमारे दो सीमांत क्षेत्र लगते हैं, एक आपका पिथौरागढ़ और दूसरा चमोली। और इस क्षेत्र में रहने वाले जो भोटिया जनजाति के लोग हैं, उनके द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया। तो इसकी शुरुआत जो है 1943 से हुई। पहले इसके लिए कोई निर्धारित तिथि नहीं थी कि 14 नवंबर से ही होगा। अलग अलग तिथियां होती थी, जनमानस अपनी जो व्यवस्थाएं होती थी, सुविधाएं होती थी, उसके आधार पर इसकी तिथि निर्धारित करते थे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया, तो हमारे देश के आजाद होने के बाद इसकी जो परंपरा थी या जो इसकी शुरुआत है वो 14 नवंबर से की गई। और यहाँ पर एक थीम जुड़ी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के साथ। तो पहले हमारे उत्तराखंड के, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के साथ 14 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई। तो यही गोचर मेला है, ये चमोली जिले में लगता है। कहाँ लगता है? चमोली जिले में। तो एक पॉइंट आप ये तैयार रखेंगे कि चमोली जिले में लगता है। गोचर में आयोजित यह इस बार का 71वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेला था। 71वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेला था। तो एक पॉइंट तो आप यहाँ पर ये तैयार रखें भाई, 71वां था। ये कहाँ हुआ? चमोली जिले में हुआ। चमोली में लगता है ये मेला, चमोली जिले में गोचर नामक स्थान पर। 14 नवंबर से इसकी 14 नवंबर इसकी तारीख है, 14 नवंबर से शुरुआत होती है। लगभग ये एक सप्ताह 20 नवंबर तक, एक सप्ताह पखवाड़े तक चलने वाला मेला होता है। इस बार इसमें कुछ खास था। तो मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा इसमें वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय गोविंद प्रसाद नौटियाल जी की जो लोकार्पण था, जो उनका छायाचित्र था, उसका लोकार्पण किया गया। तो गोविंद प्रसाद नौटियाल जी के जो आपका छायाचित्र है उसका लोकार्पण किया गया धामी जी के द्वारा। और साथ ही साथ में सम्मान भी दिया गया। सम्मान किसको मिला? तो एक पुरस्कार है, तो मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा गोविंद प्रसाद नौटियाल पत्रकार जो सम्मान है वो वरिष्ठ पत्रकार राजपाल सिंह बिष्ट को दिया गया। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखें कि गोविंद प्रसाद नौटियाल पत्रकार सम्मान जो है वरिष्ठ पत्रकार राजपाल सिंह बिष्ट को दिया गया। इसी प्रकार से एक पॉइंट और याद ध्यान में रखेंगे, पंडित महेशानंद नौटियाल शिक्षा और साहित्य प्रसार सम्मान जो है वो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान को दिया गया। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान को दिया गया। तो ये दोनों पॉइंट आप तैयार रखें। फिर से रिपीट करते हैं मेन पॉइंट। गोविंद प्रसाद नौटियाल पत्रकार सम्मान वरिष्ठ पत्रकार राजपाल सिंह बिष्ट को दिया गया, और पंडित महेशानंद नौटियाल शिक्षा और साहित्य प्रसार सम्मान जो है वो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान को दिया गया। तो आप दोनों पॉइंट तैयार रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका ताइक्वांडो प्रतियोगिता 22 नवंबर को कहां हुई? बागेश्वर में हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि राज्य में ताइक्वांडो जैसे जूडो कराटो के क्षेत्र को बढ़ावा देना, और जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन होगा उनका चयन होने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेंगे? प्रतिभाग करेंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ताइक्वांडो प्रतियोगिता कहाँ हुई? बागेश्वर में हुई। जगह ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट, आपका बाल विज्ञान कांग्रेस ये कहाँ हुआ? तो चंपावत में हुआ, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में। तो चंपावत के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इसका आयोजन किया गया। 13वीं जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस, प्रश्न पूछ सकता है कि 13वीं जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो आप बोलोगे चंपावत में हुआ, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में। इसका जो मुख्य विषय था वो स्वास्थ्य कल्याण के लिए परितंत्र का महत्व समझाना था। स्वास्थ्य कल्याण के लिए परितंत्र का क्या महत्व है उसको बताना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट, 13वीं जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? चंपावत में हुआ। लिए अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तरकाशी टनल हादसा। आप सब जानते हो कि उत्तराखंड में ये जो टनल हादसा हुआ एक बहुत ही संवेदनशील हादसा बन सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो फंसे हुए 41 मजदूर थे, इसमें कितने लोग फंसे थे? 41 मजदूर फंसे थे, उनको सकुशल निकाल लिया गया। यह हादसा 12 नवंबर को हुआ। ये कहाँ बन रहा था टनल? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। तो आपसे पूछ सकता है कि टनल हादसा कहाँ हुआ? तो उत्तरकाशी जिले में यह टनल हादसा हुआ। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक निर्माणाधीन सिलक्यारा बड़कोट सुरंग ढह गई। तो एक निर्माणाधीन आपका सिलक्यारा बड़कोट सुरंग थी, वो ढह गई। ये क्यों बन रहा है टनल? ये क्यों, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसका मुख्य कार्य है, या क्या होगा कल के दिन इस टनल के बनने से? तो चारधाम जो महामार्ग परियोजना है उसको जोड़ने का काम करेगा। ये चारधाम जो महामार्ग परियोजना है उसको जोड़ने का काम करेगा। कहीं ना कहीं यमुनोत्री और गंगोत्री इन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। तो ये हादसा हुआ, लेकिन सकुशल सारे श्रमिकों को निकाला गया। एक लंबी समयावधि इसमें लगी है, और उसके बाद इस
टनल हादसे पर कंट्रोल किया गया। तो उत्तरकाशी में हुआ ये टनल हादसा, कहाँ हुआ? उत्तरकाशी में। तो आपकी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है कि टनल हादसा कहाँ हुआ? उत्तरकाशी में हुआ। कितने मजदूर फंसे ये भी आ सकता है, तो आपका 41 मजदूर फंसे, तो इसे ध्यान में रखें, इसे तैयार रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर राजेश अधिकारी केंद्रीय पुस्तकालय, ये क्या है? तो मेजर राजेश अधिकारी नाम सुना ही होगा आपने, महावीर चक्र विजेता है ये। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के केंद्रीय पुस्तकालय का नाम, अब जो कुमाऊं विश्वविद्यालय का जो केंद्रीय पुस्तकालय है, जो केंद्रीय पुस्तकालय है, अब उसका नाम परिवर्तित हो गया है, और नाम परिवर्तित करके आपका क्या रखा गया है? मेजर राजेश अधिकारी। ये कौन है? तो महावीर चक्र विजेता है, शहीद मेजर राजेश अधिकारी के नाम पर किया गया। इसका शुभारंभ जो है राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त, उनके द्वारा देहरादून से वर्चुअली किया गया। देहरादून से क्या किया गया? आपका वर्चुअली किया गया। तो ध्यान में रखना कि मेजर राजेश अधिकारी केंद्रीय पुस्तकालय किसका नाम किया गया, तो आप बोलोगे केंद्रीय पुस्तकालय नैनीताल का नाम परिवर्तित करके ये रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली, इनका नाम आपने सुना होगा। पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली जो हैं, ये निवासी जो है आपका रुद्रप्रयाग के हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र पे लगातार 40 वर्षों से काम कर रहे हैं। इनको 25 नवंबर को, क्यों अभी इनका नाम फिर से निकल करके सामने आ रहा है, तो उसको ध्यान में रखें कि 25 नवंबर को उधम सिंह नगर में हुए जो अंतर्राष्ट्रीय समारोह था, उसमें इनको प्राइड अशरफ एशिया पुरस्कार से क्या किया गया? आपका सम्मानित किया गया। तो इसीलिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछेगा प्राइड अशरफ एशिया पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, तो आप बोलोगे पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली को किया गया। इनका संबंध कहां से है? तो रुद्रप्रयाग से। कहां से? रुद्रप्रयाग से। पॉइंट यहां पर ध्यान देना कि पर्यावरणविद जगत सिंह जो जंगली हैं, ये अभी वर्तमान में उत्तराखंड वन विभाग के उत्तराखंड वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। उत्तराखंड वन विभाग के आपका ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया पर्यटक नगरी नैनीताल। पर्यटक नगरी नैनीताल जो है वो ISO 9001 यानी अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन से प्रमाणित पानी पिलाने वाला उत्तराखंड का पहला शहर बना। तो आपसे प्रश्न पूछेगा ISO 9001 अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन से प्रमाणित पानी पिलाने वाला उत्तराखंड का पहला शहर कौन सा है, तो आप बोलोगे पर्यटक नगरी नैनीताल है। तो ये पॉइंट यहां पर क्लियर रखना फैक्ट के रूप में, उत्तराखंड का पहला शहर पर्यटक नगरी नैनीताल।